रचनाकार मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी। प्रकाशन वर्ष 1964। पहला शीर्षक तीसरा क्षण। आज से कोई 20 साल पहले की बात। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते। पहाड़ पहाड़ चढ़ा, नदी नदी पार किया करते। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का एक बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता। केशव ने ही बहुत बहुत पहले मुझे बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषमना किसे कहते हैं। कुंडलिनी चक्र से मुझे बड़ा डर लगता। उसने हठ योगियों की बहुत सी बातें बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन की। केशव का सर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी घनी भौहों के नीचे काली आंखें बहुत गहरी, मानो दो कुएं पुतली की कांच से मढ़े हुए हों। यह भी लगता कि उसकी आंखें तलगर है। यह भी महसूस होता कि उसकी आंखों के नीचे कोई दूसरी आंखें और जमी हुई है। आंखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी घनी बोहों की दोनों पट्टियां नीचे झुककर मिल जाती थी। कभी कभी नाई द्वार वह इस मिलन स्थल पर भौहों के बाल कटवा लेता, लेकिन उसके रोए फिर उग आते। आंखों के नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। केशव मंझोले कद का बालक था, जिसे खेलने कूदने से कोई मोह नहीं था। उसका गणित विषय अच्छा था, इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक में ज़रूरी हो उठा था। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता। वह मेरे पिताजी के श्रद्धेय मित्र का लड़का था, इसलिए उसके वहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था। केवल एक ही बात उसमें और मुझमें समान थी, वह बड़ा ही घुमक्कड़ था। मैं भी घूमने का शौकीन था। हम दोनों सुबह शाम और छुट्टी के दिनों में तो दिन भर दूर दूर घूमने जाया करते। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका और पीला रहता, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था। उसका डील ज़्यादा मजबूत था। वह निसंदेह हट्टा कट्टा था। फिर भी उसके चेहरे की त्वचा काफ़ी पीली रहती। पीले लंबे चेहरे पर घनी भौहों के नीचे गहरी गहरी काली चमकदार कुएं नुमा आंखें और सर पर मोटे बाल और गोल अड़ियल मजबूत ठुड्डी मुझे बहुत ही रहस्य भरी मालूम होती। केशव में बाल सुलभ चंचलता न थी। वह एक स्थिर प्रशांत पाषाण मूर्ति की भांति मेरे साथ रहता। मुझे लगता कि भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है। उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियां और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास ने इन सबों को दबा दिया। मिट्टी की तह पर तह, परतों पर परतें, चट्टानों पर चट्टानें छा गई। सारा दृश्य भूमि में गड़ गया, अदृश्य हो गया, और उसके स्थान पर यूकलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए, बंगले बना दिए गए। चमकदार कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उससे भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया होगा, वहाँ विचरण किया होगा। मुक्तिबोध की रचनाओं में यूकलिप्टस का वर्णन आ जाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला। इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छुपाए जाने योग्य हो। इसके अलावा वह सचमुच बालक, बहुत दयालु, धीर, गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था। किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। जब हम हाई स्कूल में थे, केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता। हम भरथरी की गुहा, मच्छिंद्र नाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। मंगलनाथ के पास शिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्याम नील थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। शिप्रा के किनारों पर गैरव और भैरव सांझें बिताई। सुबह और दोपहर अपने रक्त में समेट ली। सारा वन्य प्रदेश श्वास में भर लिया। सारी पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। मैंने केशव को कभी भी योगाभ्यास करते हुए नहीं देखा, न उसने कभी सचमुच ऐसी साधना की। फिर भी वह मुझसे योग की बातें करता। सुषमना नाड़ी के केंद्रीय महत्व की बात उसने मुझे समझाई। षट चक्र की व्यवस्था पर भी उसने पूर्ण प्रकाश डाला।
मेरे मन के अंधेरे को उसके प्रकाश ने विच्छिन्न नहीं किया, किंतु मुझे उसके योग की बातें रहस्य के मर्मभेदी डरावने अंधेरे की भांति आकर्षित करती रहती, मानो मैं किन्हीं गुहाओं के अंधेरे में चला जा रहा हूँ और कहीं से किसी स्त्री की कोई मर्मभेदी पुकार मुझे सुनाई दे रही है। मैंने अपने मन का यह चित्र उसे कह सुनाया। वह मेरी तरफ अब पहले से भी अधिक आकर्षित हुआ, बहुत सहानुभूति से मेरी तरफ ध्यान देता। धीरे धीरे मैं उसके अत्यंत निकट आ गया। उसकी सलाह के बिना काम करना अब मेरे लिए असंभव हो गया था। साधारण रूप से मेरे मन में उठने वाली भाव तरंगे मैं उसे कह सुनाता, चाहे वे भावनाएं अच्छी हों चाहे बुरी, चाहे वे खुली करने लायक हों चाहे ढकने लायक। हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है, वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। एक बात कह दूँ, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं बहुत उच्छ्वसित हो उठता। मुझे लगता मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई। वहाँ अथाह काला जल है। उस अथाह जल में स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठता है, वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीले मूंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। मेरे मन के तहखाने में उठी हुई ध्वनियाँ उसे आकर्षित करती। धीरे धीरे वह मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा मुझ में। मैं जब उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो वह क्षण भर अपनी घनी भौहों वाली प्रशांत स्थिर आंखों से मेरी तरफ देखता रहता। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषताएं थी, हमारी चर्चा का विषय बनती। यद्यपि उसकी ज्ञान संपत्ति अल्प ही थी, हमारी चर्चाएं विविध विषयों पर होती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया कि सब प्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में है गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। यह बात उसने मुझे तब कही जब सन 30-31 का सत्याग्रह खत्म हो चुका था और विधानसभाओं में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। तब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तभी हमने रूस के पंचवर्षीय आयोजन का नाम सुना था। इसके बाद हम डिग्री कॉलेज में पहुंचे किसी दूसरे शहर में। मुझे मालूम था कि केशव ने भी वही कॉलेज ज्वाइन किया है। मैंने उसके बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, न कोई आकर्षण। ऐसे पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था। शायद उसे मेरी यह स्थिति मालूम थी, लेकिन कभी उसने अपने मन का भाव नहीं दर्शाया इस संबंध में। और एक बार जब हम दोनों फोर्थ ईयर में पढ़ रहे थे, वह मुझे कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। केवल मैं ही बात करता जा रहा था। आखिर वह बात भी क्या करता, उसे बात करना आता ही कहाँ था। मुझे फिलॉसफी में सबसे ऊंचे नंबर मिले थे। मैंने प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे दिए, इसका मैं रस विभोर होकर वर्णन करता जा रहा था। चाय पीकर हम दोनों आधी मील दूर एक तालाब के किनारे जा बैठे। वह वैसा ही चुप था। मैंने साइको एनालिसिस की बात छेड़ दी। जब मेरी धारा प्रवाह बाद से वह कुछ उकताने लगा, तब वह पत्थर उठाकर तालाब में फेंक मारता। पानी की सतह पर लहरें बनती और डुप डुप की आवाज़। सांझ पानी के भीतर लटक गई। संध्या तालाब में प्रवेश नहीं कर रही। लाल भड़क आकाशीय वस्त्र पानी में सूख रहे थे और मैं संध्या के इस रंगीन यौवन से उन्मत्त हो उठा था। हम दोनों उठे, चले और दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो रहे। एकाएक मैं अपने से चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित हो उठा। उस पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने उससे एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा, शाम। रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई, बस गई। वह एक जादुई रंगीन शक्ति है। मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्राही जादुई शक्ति से, यानी मुझसे मुझे डर लगता, और सचमुच तब मुझे एक कपकपी आ गई।
इतने में शाम सांवली हो गई, वृक्ष अंधेरे के स्तूप व्यक्तित्व बन गए, पक्षी चुप हो उठे, एकाएक सब और स्तब्धता छा गई और फिर इस स्तब्धता के भीतर से एक चंपई पीली लहर ऊंचाई पर चढ़ गई। कॉलेज के गुंबद पर और वृक्षों के ऊंचे शिखरों पर लटकती हुई चांदनी सफ़ेद धोती सी चमकने लगी। एकाएक मेरे कंधे पर अपना शिथिल ढीला हाथ रख केशव ने मुझसे कहा, याद है एक बार तुमने सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी? मैंने उसकी बात की तरफ न ध्यान देते हुए बेरुखी भरी आवाज़ में कहा, हाँ। और तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे। मैं नहीं जानता मैं क्या अनुभव कर रहा, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि किसी मादक अवर्णनीय शक्ति ने मुझे भीतर से जकड़ लिया था। मैं केवल इतना ही कह सकता कि उस समय मेरे अंतःकरण के भीतर एक कोई और व्यक्तित्व बैठा था। मैं उसे महसूस कर रहा था, कई बार उसे महसूस कर चुका था, किंतु अब तो उसके भीतर से मुझे बिल्कुल ही पकड़ लिया। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर विलक्षण अस्वयं। एकाएक उस पाषाण मूर्ति मित्र की भीतरी रिक्तता पर मेरा ध्यान हो आया। वह मुझसे कितना दूर, कितना भिन्न, कितना अलग, अवांछनीय रूप से भिन्न। वह मुझसे पंडिताऊ भाषा में कह रहा था, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तो सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्भूत होती है। मैंने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा वे करें जो उससे अछूते हैं, जैसे मेरा मित्र केशव। उनकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत हो तो क्या, इससे क्या होता जाता है। चर्चा करने लगे, मेरी जबान। दिन गुजरते गए। एक ही गांव के हम दो साथी, भिन्न प्रकृति के, भिन्न गुण धर्म के, भिन्न दिशाओं के, एक दूसरे से उकता उठने के बावजूद हम दोनों मिल जाते, चर्चा करने लगते। मेरी जबान कतरनी जैसी चलती, केशव सांकल में लगे हुए फिर भी खुले हुए ढीले ताले सा प्रतीत होता। कोई मकान के अंदर जाए, देखभाल ले, चोर चपाटी कर ले, लेकिन जाते वक्त सांकल में ताला ज़रूर अटका जाए, वह भी खुला हुआ, चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं। ताला भीतर से टूटा है, चाबी लग ही नहीं सकती। लेकिन इस ताले में एक दिन अकस्मात चाबी भी लग गई। छुट्टी का दिन, वृक्षों के समीप धूप अलसा रही थी। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने साइकिल पर आते हुए और धूप में चिपकते हुए एक चेहरे को दूर से देखा। इधर मैंने काफ़ी कविताएं लिख ली थी। सोचा शिकार खुद ही जाल में फंसने आया है। केशव का चेहरा उत्तप्त था। चेहरे पर कुछ नई बात थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया। कविताओं से मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि मैं केशव की तरफ ध्यान दूं। मैं तो अपने नशे में रहता था। अगर मैं बोलना न शुरू करता तो चुप्पी काली होकर, घनी और घनी होकर और भी काली और लंबी हो जाती। इसलिए मैंने ही बोलना शुरू किया। कैसे निकले। केशव गर्दन की ओर गिरा कर रह गया। उसने बाल तब आधे माथे पर आ गए। मुझे लगा वह आराम करना चाहता है। उसने आरंभ किया। मैंने बहुत बहुत सोचा कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या है। आज मैंने इस संबंध में कुछ लिखा है, तुम्हें सुनाने आया हूँ। भीतर दिल में मेरी नानी मर गई। मैं खुद कविताएं सुनाने की ख्वाहिश रखता था। अब यह केशव अपनी सुनाने बैठे, मेरी सारी दोपहर खराब हो जाए। मैंने प्रस्ताव रखा, अपने उस विषय पर बात ही क्यों न कर लें। ज़रूर, लेकिन तुम डिसिप्लिन से बात करनी होगी। यह कहकर वह मुस्कुरा दिया। यह मुस्कुराहट मुझे चुभ गई। तो क्या मैं इतना पागल हूँ कि बात करने में भटक जाता हूँ। इस साले ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे स्वभाव का अध्ययन किया होगा। शायद मैं ही इसे बहुत बोर करता रहा होगा। अपने स्वभाव के अध्ययन के इतने अधिक और इतने प्रदीर्घ अवसर किसी को देना शायद उचित नहीं था। मैं तो उल्लू सरीखा बोलता जाता हूँ और ये हजरत अपने दिमाग की नोटबुक में मेरी हर गलती टीप लेते हैं। मैंने विश्वास दिलाने की ज़बरदस्त चेष्टा और कुचेष्टा करते हुए कहा, बात बिल्कुल ढंग से ही होगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते तब तारतम्य उत्पन्न होता।
उसके भावों की गंभीरता कुछ ऐसी थी, चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि मुझे अपनी हंसी दाब देनी पड़ी। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। यह तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वयं पक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। अथवा यूँ कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रासाद की रचना की गई। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक़या पर हंसने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उसकी स्थापना को विवाद्य मान सकता हूँ, हास्यास्पद नहीं। फिर भी मैं हंस पड़ा, इसलिए कि मुझे उसके शब्दों में उसके स्वयं के विचित्र व्यक्तित्व की झलक दिखलाई दी। वही बोझिल, गतिहीन, ठंडा, पाषाणवत व्यक्तित्व। उसकी भौहें कुछ आकुंचित हुई, फीका पीला चेहरा किंचित विस्मय से मेरी ओर वही ठंडी दृष्टि डालने लगा, मानो वह मेरे रुख का अध्ययन करना चाहता हो। मैंने कहा, भाई मुझे तारतम्य और तदाकारिता की बात समझ में नहीं आई। सच तो यह है कि मैं किसी वस्तु में तदाकार नहीं हो पाता। तदाकारिता की बात का मैं खंडन नहीं करता, किंतु मैं उसको एक मान्यता के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, एक तो मैं वस्तु पक्ष का ठीक ठाक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन से बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ कि मन का तत्व भी वस्तु हो सकता है, और अगर यह मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तारतम्य का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वह तत्व मन ही का एक भाग है। हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रूप की कल्पना कर सकता, तदाकारिता की नहीं। मेरे स्वर और शब्द की हल्की धीमी गति ने उसे विश्वास दिला दिया कि मैं उसकी बात उड़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वरन उसकी बात समझने में महसूस होने वाली कठिनाई का बयान कर रहा। आखिरकार वह मेरा मित्र था, बुद्धिमान और कुशाग्र था। उसने मेरी ओर देखकर किंचित स्मित किया और कहने लगा, तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं। दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं। वे हैं इसलिए तुम भी हो, यह नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तारतम्य या तन्मयता से बात शुरू करे तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे मुंह से निकला तो उसने जारी रखा, तो यह कि लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण के रास्ते से होते हुए सौंदर्य मीमांसा करोगे, या पाठक अथवा दर्शक की हैसियत से कला अनुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे? इस सवाल का जवाब दो। मैं उसकी चपेट में आ गया। मैं कह सकता था कि दोनों करूँगा, लेकिन मैंने ईमानदारी बरतना ही उचित समझा। मैंने कहा, मैं तो लेखक की हैसियत से सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता हूँ, वरन इसलिए कि मैं वहाँ अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा हुआ हूँ। उसने बाहों को सिकोड़कर और फिर ढीला करके हुए जवाब दिया, बहुत ठीक। लेकिन जो लोग लेखक नहीं हैं, वे भी तो अपने ही अनुभव के दृढ़ आधार पर खड़े रहें और उसी बुनियाद पर बात करेंगे। इसलिए उनके बारे में नाक मुँह सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं। उन्हें नीचा देखना तो और भी गलत है। उसने कहना जारी रखा, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस सिरे से बात शुरू करेंगे। यदि पाठक, श्रोता या दर्शक के सिरे से बात शुरू करेंगे तो आपकी विचार यात्रा दूसरे ढंग की होगी। यदि लेखक के सिरे से सोचना शुरू करेंगे तो बात अलग प्रकार की होगी। दोनों सिरे से बात होगी सौंदर्य मीमांसा की ही, किंतु यात्रा की भिन्नता के कारण अलग अलग। रास्तों का प्रभाव विचारों को भिन्न बना देता है। दो यात्राओं की परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी ही है। यह सोचना निराधार है। भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी। यदि हम यथातथ्य बात भी करें तो भी बल, एम्फेसिस की भिन्नता के कारण विश्लेषण भी भिन्न हो जाएगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न किस प्रकार उपस्थित किया जाता है। प्रश्न तो आपकी विचार यात्रा होगी। यदि इस विचार यात्रा को रेगिस्तान में विचरण का पर्याय नहीं बनाना, तो प्रश्न को सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा। यदि वह गलत ढंग से उपस्थित किया गया तो अगली सारी यात्रा गलत हो जाएगी। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। शायद वह यह देखना चाहता था कि मैं उसकी बात गंभीरतापूर्वक सुन रहा हूँ या नहीं। शायद उसका यह विश्वास था कि मैं अत्यधिक
इम्पल्सिव, सहज उत्तेजित हो उठने वाला एक बेचैन आदमी की तरह हूँ। किंतु मैं शांत था। मेरे मन में केवल एक ही प्रतिक्रिया थी, और वह यह कि केशव ये समझता है कि मैं समस्या को ठीक तरह से प्रस्तुत करना नहीं जानता। असल में उसकी यह धारणा मुझे बहुत अप्रिय लगी। मैं उसकी इस धारणा को बहुत पहले से जानता था। मैं कई बार उसे दोहरा भी चुका था। असल में वह बौद्धिक क्षेत्र में अपने को मुझसे उच्चतर समझता था। उसका ठंडापन, उसके फलस्वरूप हम दो के बीच की दूरी दूरी का सतत मान है, और इस मान के बावजूद हम दोनों का निकटता, परस्पर घनिष्ठता, और इसके विपरीत दूरी के उस मान के कारण मेरे मन में केशव के विरुद्ध एक झक मारती हुई खींच और चिड़चिड़ापन। इन सब बातों से मेरे अंतःकरण में केशव से मेरे संबंधों की भावना विषम हो गई थी। सूत्र उलझ गए थे। मैं केशव को न तो पूर्णतः स्वीकृत कर सकता था, न उसे अपनी जिंदगी से हटा सकता। इस प्रकार की मेरी स्थिति थी। फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति बहुत पहले से चली आई थी, इसलिए मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। किंतु इस अभ्यस्तता के बावजूद कई बार मेरा विक्षोभ फूट पड़ता, और तब केशव की आंखों में एक चालाक रोशनी दिखाई देती, और मुझे संदेह होता कि वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कोई गहरी चोट कर रहा। उस समय उसके विरुद्ध मेरे हृदय में घृणा का फोड़ा फूट पड़ता। किसी न किसी तरह मैंने अपने को सामंजस्य और मानसिक संतुलन की समाधि में गाड़ लिया। यह बताने के लिए कि मैं उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मैंने उसके तर्कों और युक्तियों के प्रवाह में डूबकर मर जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस रवैये से या रुख से मेरे आत्मगौरव की रक्षा हो सकती थी। इस बीच मेरा मन दूर दूर भटकने लगा। बाहर से शायद मैं धीर प्रशांत लग रहा था। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो हिमाच्छिद पर्वत शिखर की भांति हैं, शांत, निश्शब्द, गंभीर और भव्य लगते हैं। किंतु अब मुझे इस बात का गहरा संदेह होने लगा कि असल में ऐसे लोगों का सिर खाली होता है। उनकी बाहरी शक्ति और गंभीरता भीतर के खालीपन को ढकने की खोल है। मुझे ही देखिए ना, मैं कैसी समाधि लगाकर उसके शब्द शब्द नहीं, केवल नाद सुन रहा हूँ। किंतु मेरा मन बाहर उड़ उड़ जा रहा, जैसे झरोखे से कभी कभी हवा के झोंके भीतर चले आए। उस प्रकार उसके कुछ वाक्य मेरे भीतर घुस आते। बाहर उसका नाद प्रवाह जारी है, जैसे कोई प्राकृतिक प्रवाह बह रहा हो। मैं केवल कुछ लहरों को ही चिन पाया हूँ। ऐसा हूँ मैं। तब क्यों ना मैं अपनी से ही विरक्त हो उठूं, और मैं ज़बरदस्ती की इस ध्यान समाधि में लीन होकर खुद से ही शुद्ध हो उठा हूँ। ऐसी शुद्ध अवस्था में मैं सहसा उत्तेजित होकर उससे कहता हूँ, ज़रा चाय ले आऊँ, 2 मिनट में आता हूँ। यह कहकर मैं घर के भीतर गायब हो गया, और 15-20 मिनट बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर वापस आया। तब मुझे सहसा सुनाई दिया, विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। विभिन्न साहित्यिक प्रकारों के लिए भी सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। मैंने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और हल्के से गंभीरतापूर्वक कहा, मुझे इस बात पर सोचने के लिए अवकाश दो, समय दो। क्या ख्याल है? तुम्हारी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए। उसने अपनी रजामंदी जाहिर की। मेरे दिल से एक वज़न उठ गया। मैं छुटकारा पा गया। मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना ही कहा, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से, उनके विश्लेषण द्वारा, उनके सामान्यकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे? उपन्यास क्या है? यह पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराएं कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखें। यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोष से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहें तो, केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का
प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाट से और शान से बनाई जाती है मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों। इस पोज और पोस्चर की ज़रूरत नहीं, यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी विमर्शा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसी ही व्याख्या करनी है तो वह पोज और पोस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। पूरी बातचीत में मेरा रुख एक श्रोता का था। इच्छा तो यह थी कि गौण पात्र की भूमिका अदा न कर उसकी बातों को हिट करूं, उस पर प्रत्याक्रमण करूं। मुझे संदेह हो रहा था कि वह पंडिताओं ढंग से सौंदर्य संबंधी बात करना चाह रहा था। मुझे इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा ही न थी। वहरे के सामने क्या बीन बजाए। मैंने बात बदलने के लिए कहा, और कैसा क्या चला हुआ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह क्या कहता, हम उठने को हुए, उठे और चलने लगे। मैंने कहा, मैंने तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। तब तक शाम हो चुकी। मेरे घर के सामने सफ़ेद चंपा के फूल उज्जवल दीपों जैसे खिले हुए थे। वातावरण में घास की वन्य गंध फैल रही थी। शाम अपना सांवला प्यार भरा आंचल पसार रही थी। बीच ही में हमारे विस्तृत अहाते के भीतर एक मंदिर पड़ा था। उसने कहा, आओ थोड़ी देर बैठे। मेरे भीतर वातावरण की मस्ती छाने लगी। वक्ष के रोम पुलकित हो रहे थे। आंखों में किरणों की सुनहली धारा सी बहने लगी। बाहुओं की मांसपेशियों में से मानो कोई नशा बहकर दौड़कर हृदय में शराब बन रहा था।